हेलो दोस्तों, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया जा सकता है। देखिए, इसका कोई बहुत ही गोल्डन फार्मूला नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए हैं तो भी इस वीडियो को देख के आप अपने आगे की रणनीति बना सकते हैं। बट मेरा टारगेट इसमें इस तरह से है कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना इसको आसान नहीं है तो ये वीडियो आपका ये भ्रम तोड़ देगी। और ये यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम यूपीएससी के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करा रहे हैं कि कैसे एग्जाम को क्रैक किया जाए और कैसे अच्छा आंसर राइटिंग स्किल डेवलप किया जाए। सारे आपको जवाब जो धीरे धीरे करके हमारे सारे वीडियो में मिलेंगे। हमने हाउ टू क्रैक यूपीएससी इंटरव्यू के एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस गोल्डन टिप्स, कुछ ऐसी चीजें जो कि हमें पता होने चाहिए। इसमें बुक लिस्ट भी इन्वॉल्व है कि इसमें कौन सी एक जनरल बुक लिस्ट मैंने आपको बताई है। इसमें हम इस पर अलग से भी वीडियो बना देंगे बुक लिस्ट के ऊपर। साथ ही यूपीएससी से रिलेटेड कोई आपकी और क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर हो जाएगा कि आपने को ये सब्सक्राइब जैसा हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे आपको भी दिख रहा हो, और बेल आइकन भी जरूर हिट कीजिएगा जिससे कि हमारी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट चल रही है, यूपीएससी कंप्लीट कोर्स की भी प्लेलिस्ट चल रही है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देखिएगा। साथ ही यूपीएससी पीएफओ की भी सीरीज हम चला रहे हैं, यूजीसी नेट, सोशल वर्क, लाइब्रेरी साइंस, कई वीडियोस हैं। आपको इस चैनल पे बहुत कुछ मिलेगा फ्रेंड्स, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं इससे पहले कि मैं सारी चीजें जो भी इसकी यूपीएससी की क्रैक करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं उसको मैं एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम जमीनी स्तर से स्टार्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं स्ट्रेटजी को ओपन करूंगा कि किस तरह से यूपीएससी को क्रैक किया जाता है। मैं एक इसकी स्ट्रेटजी की जो फ्लो है यूपीएससी को क्रैक करने का उसको मैं ओपन करूंगा। अब देखिए, पहली चीज क्या करनी चाहिए। पहले देखिए, आप जो भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें तो हमेशा मेंस के लेवल से करिए। आप प्रीलिम्स के लिए ज्यादा चिंता मत कीजिए। अगर आप एक ट्रू एस्पिरेंट हैं, आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, आप कॉम्पिटिटिव गाय हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, तो आपको प्रीलिम्स के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रीलिम्स के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, पर फिलहाल के लिए अभी आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की है तो अभी मेंस पे फोकस कीजिए और बाद में आप प्रीलिम्स पे फोकस कीजिएगा। उसके लिए मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। अपनी जो आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होती है वो अप्रैल से स्टार्ट कीजिए। जैसे मान के चलिए आपका एग्जाम अगर जून में होने वाला है, जैसे जून में नॉर्मल एग्जाम होता है, इधर कोविड की सिचुएशन चल रही है इसलिए अक्टूबर में चला जा रहा है ये एग्जाम, लेकिन इस बार भी 27 जून को ही होना था। तो अगर मान के चलिए जून में एग्जाम होने वाला है तो आप अप्रैल से प्रीलिम्स के पे लग जाइए और उसके बाद ये 3 मंथ का समय जो है ये आप प्रीलिम्स के लिए निकाल लीजिए और उसमें पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाइए प्रीलिम्स के लिए, जिससे कि आपका एम कंप्लीट हो। लेकिन फिलहाल अपने प्रिपरेशन को जब भी स्टार्ट कीजिए तो आप मेंस से स्टार्ट कीजिए। मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू को सारे माइंड में रखिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अब क्या है, आपको एक चीज और ध्यान देना होगा प्रीलिम्स के लिए कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। और रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगी, साथ ही साथ आप मेंस एग्जाम में भी और यूपीएससी के कंप्लीट प्रिपरेशन में आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी मतलब आप कितने हद तक आप रिस्क ले सकते हैं, चाहे वो आप अदर जॉब्स के ऊपर हो, ये भी इस पर डिपेंड करता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए या बैंक्स के लिए, मान लीजिए लड़के करते हैं प्रिपरेशन की एक बैकअप ऑप्शन के लिए, वो एक बैकअप ऑप्शन लेके चलना चाहते हैं तो एसएससी या बैंक या और भी रेलवेज, इन सारे एग्जाम्स को वो बैकअप की तरह लेके चलते हैं। और उसके लिए तो आपको इस यूपीएससी को क्रैक करने के लिए इन सारे एग्जाम्स को छोड़ना होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसे क्रैक किया है, बाकी एग्जाम जिन्होंने क्रैक किया है तो उन्होंने पहले एसएससी क्रैक किया उसके बाद यूपीएससी क्रैक किया। हो सकता है आपको देखिए एग्जांपल आपको तमाम मिलेंगे, पर ये सारे अगर आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स ये काम किए हैं, अगर आप उनके बैकग्राउंड पे फोकस करेंगे, यानी कि उनके अगर आप हाई स्कूल, इंटर या उनके एकेडमिक रिकॉर्ड को, ग्रेजुएशन के रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे तो या तो उन्होंने आईआईटी क्रैक किया होगा या उनके बहुत अच्छे परसेंटाइल होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं टॉप किया होगा कोई क्विज कंपटीशन में, या कहीं ना कहीं वो एक अपनी कीर्तिमान उन्होंने ऑलरेडी स्थापित कर लिया है। पर आप उनमें से नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो वीडियो हमारा देख रहे हैं ये एक जनरल कैंडिडेट है, ये हमारे आपकी तरह का ही एक कैंडिडेट है, ये एस्पिरेंट है जो कि इस एग्जाम को क्रैक करना चाहता है अपनी मेहनत के बल पे। तो ये एसएससी और बैंक के अगर आप मान के चलते कि एसएससी बैंक को पहले बैकअप पे रखना चाहिए तो यूपीएससी छोड़ दीजिए। आप पहले एसएससी बैंक की क्लियर कर लीजिए, उसके बाद यूपीएससी पे जाइएगा। लेकिन अगर आपका ये मानना है कि हमें यूपीएससी किसी भी हालत में क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ तो नहीं चलेगा, तो उस केस में आपको एसएससी और बैंक छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए टफ है लेकिन ये ट्रू है, आपको करना ही पड़ेगा।
क्योंकि देखिए अगर आप बाकी गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म भरते हैं तो आप अपने फोकस को कहीं ना कहीं खो देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वन टाइम गोल के लिए आईएएस बनने के। जैसे अगर मैं इस महीने का ही एग्जांपल लूं तो अभी 24 मई से एसएससी सीजीएल का एग्जाम इस साल शुरू होने वाला है। कोविड के, अगर कोविड की सिचुएशन नहीं होती तो 24 मई से सीजीएल का एग्जाम शुरू होने वाला था, एसएससी सीजीएल का, और आपका 27 जून को पेपर होने वाला था यूपीएससी का। तो देखिए 27 जून और 24 मई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। तो कहीं ना कहीं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते और एसएससी की भी तैयारी कर रहे होते तो 27 जून वाले पेपर से 24 मई से स्टार्ट होने वाला था सीजीएल का पेपर, वो उसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं आप कहीं ना कहीं। और अगर आप नहीं भी लगते तो आपका माइंड कहीं ना कहीं डेविएट होता कि आपने वो फॉर्म भी भरा था। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं कह रहा हूं, अगर आप एसएससी बैंक, आपका मानना है कि पहले ये कई आप ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल लेकर अपनी तैयारी शुरू किए हैं जिन्होंने एसएससी और बैंक को क्लियर किया हुआ है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पहले एसएससी और बैंक क्लियर कर लीजिए। एसएससी और बैंक जो भी आपका टारगेट हो उसे आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही आप यूपीएससी में कदम रखिए। नहीं तो अगर आपका टारगेट है कि यूपीएससी, और ये देखिए एसएससी बैंक का ऑप्शन आप तभी रखिएगा जब आपके माइंड में ये रहेगा कि यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ तो भी चलेगा, हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप ऐसा सोचने वाले कैंडिडेट है तो आप एसएससी बैंक की तरफ पहले जाइए। नहीं तो मेरा ये एडवाइस रहेगा आपको कि आप पहले यूपीएससी पे फोकस कीजिए और ज्यादा 10 जगह माइंड डिवेट मत कीजिए, क्योंकि यही इसी को अपना एक वन टाइम गोल आप रखिए आईएएस बनने के लिए। अब चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए आप आज से ही अपने प्रिपरेशन को इसी माइंडसेट के साथ स्टार्ट कीजिए कि आपको सिर्फ वन टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है और उसके बाद बाकी एग्जाम पे फोकस करना है। अब देखिए क्या है कि आप इससे पहले कि कोई बुक्स परचेस करें या किसी के एडवाइस लें या कोई भी चीज ऐसे करें जो कोई भी ऐसी चीज करने से पहले जो आपको जरूरत है आपके माइंड को प्रिपेयर करने के लिए, एक ऑफिसर की तरह आपका माइंड चले, इसके लिए किसी भी तरह की ऐसी चीज की जरूरत हो, उससे पहले अपने माइंड सेट को आप एक बार फिक्स कर लीजिए जगह पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डीप में जाना चाहता हूँ कि जहां मैं आपको ये बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगा, कुछ ऐसे टूल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो उस केस में कुछ यहाँ पे टूल्स जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, एक माइंडसेट डेवलप करना है ओपिनियन बेस्ड, जिस पे आप किसी भी चीज पे अपना ओपिनियन डेवलप कर सके उसके लिए। अब इसमें जो टूल्स हैं, ये टूल्स क्या हैं, देखिए यहाँ पे आपको कुछ, देखिए जब भी कोई बैटल जीतना होता है तो आपको कोई हथियार, आपको काफी हथियार और नए लेवल पे जो आपको अपडेटेड हथियार होते हैं उनकी जरूरत होती है। तो अपडेटेड हथियार का यहाँ मतलब है जो लेटेस्ट बुक्स हो उनकी जरूरत होती है, जो लेटेस्ट एडिशन की बुक हो। जैसे मैं आपको अभी समझाता हूँ, देखिए आपको इस एग्जाम को भी क्रैक करने के लिए भी एक तरह का वार है, इसको क्लियर करने के लिए आपको अपने कम से कम अपना लेवल, अपने जो आपका कंपटीटर है उससे थोड़ा सा ऊपर या कम से कम उसके बराबर रखने के लिए आपको ये 5 चीजें तो आपको खरीदनी पड़ेंगी, 5 तरह की बुक्स। इसमें देखिए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से जरूर खरीदिए, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह। देखिए रमेश सिंह जो आप खरीदेंगे इंडियन इकोनॉमी के लिए, इसे लेटेस्ट एडिशन का लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ चीजें अपडेटेड रहेगी। हालांकि आप प्रीवियस एडिशन और इस लेटेस्ट एडिशन और उसके प्रीवियस एडिशन से मिला लीजिएगा दोनों बुक। अगर आपके पास प्रीवियस एडिशन हो तो पहले इसको आप चेक कर लीजिएगा कि इसको अपने साथ लेके बुक स्टॉल पे जाइएगा। इसे ऑनलाइन ऑर्डर करने से मैं कहूंगा कि अगर आपके पास प्रीवियस एडिशन है तो उसको ऑनलाइन ऑर्डर मत करिएगा। हाँ, प्रीवियस एडिशन अगर आपके पास नहीं है तब आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए रमेश सिंह क्या है कि अपडेट होता रहता है ये एग्जाम, क्योंकि इसमें नई इकोनॉमिक पॉलिसी ऐड होती रहती है। लेकिन अगर आपको नई इकोनॉमिक पॉलिसी अगर आप कवर कर ले रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे से और जो करंट अफेयर्स होते हैं जो आपको किसी भी कोचिंग के वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो आप उससे तो आपको रीड करना ही करना है। तो अगर रमेश सिंह अगर आप उस रीड कर रहे हैं तो और उसके साथ ही साथ आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक चीज का स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा कि वो सारे अपडेटेड मटेरियल हो। और अगर आप पुराने मटेरियल पढ़े हैं तो उसको लेके जाइए और ऑफलाइन खरीदारी कीजिए, जिससे आप मिला सकें दोनों बुक को साइड बाय साइड रख के। एक तरफ आप अपनी पुरानी बुक रखिए, दूसरी तरफ आप नई बुक जो आपको बुक स्टॉल वाले दिए उसको रखिए और अपना इन दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे उसको चूज करिए। तीसरी बुक मैं कहूंगा कि हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए चलेगा। ज्यादातर लोग स्पेक्ट्रम प्रेफर करते हैं प्रीलिम्स के लिए और बिपिन चंद्रा करते हैं मेंस के लिए, लेकिन मैं आपको ऐसा कुछ नहीं एडवाइस दूंगा। आपको जो ठीक लगे आप लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, जो भी प्रिपेयर कीजिए उसको अच्छे से करिए, क्योंकि यहाँ लेस बुक्स पढ़िए लेकिन उसको मल्टीपल रिवीजन करिए। उसके इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस बेस्ट है, इसमें भी अपडेटेड पोर्शन का ध्यान रखिए क्योंकि नए इन्वायरमेंटल जो भी चेंजेस होते हैं वो भी इसमें अपडेट होने चाहिए। और इसके साथ ही सारी एनसीईआरटी ले लीजिए, नया या पुराना कोई भी चलेगा। वैसे न्यू भी आजकल ज्यादातर कैंडिडेट न्यू ही पढ़ रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी भी ले सकते हैं, ओल्ड भी ले सकते हैं, आपको जो ठीक लगे। 9 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी खरीद लीजिएगा, जो कि
ये सारी सोशल साइंसेस की जितनी एनसीईआरटी है उसको खरीदिएगा, जिससे और उसको मल्टीपल रिवीजन करके ही आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ बढ़िएगा। इसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये सारी चीजें इस एनसीईआरटी में कवर हो जाएंगी 9th से 12th में। इसीलिए ज्योग्राफी को मैंने अलग से नहीं लिखा है। साइंस के लिए आपको सिर्फ 6 to 9 की एनसीईआरटी पढ़नी है, 6 to 9 की एनसीईआरटी पढ़नी है। 10th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। इन्वायरमेंट के लिए जैसे कि बायोलॉजी की 12th क्लास की लास्ट के 4 चैप्टर कहे जाते हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए शंकर आयुष अगर आप मन से पढ़ना है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 5 आपके जबरदस्त टूल हैं, आपके हथियार हैं, जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है और जिनको आपको कंप्लीट करना है। अगर आप नए हैं तो शुरुआत एनसीईआरटी से करिए, पुराने हो गए, आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ चुकी है तो आप जो है डायरेक्ट 1 2 3 4 वाले पॉइंट को कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे टूल्स, ये हथियार है जो आपको प्रिपेयर करना बहुत ही जरूरी है कि ये सारे बुक्स हैं जो कि आपके सक्सेस के पाथ को डिसाइड करेंगे आईएएस बनने में। और इसीलिए अपनी हार्ट, अपने दिल को, अपने माइंड को, अपने सोल को, अपनी दिल को, अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को पूरी तरीके से लगा लीजिए इस बुक्स को कंप्लीट करने के लिए लगा लीजिए, जिससे कि आपका फ्यूचर डेवलप हो सके। इसलिए पहले क्या करिए, अब देखिए बुक को कैसे पढ़ना है, इस पर हम एक पूरा अलग से बुक पढ़ाएंगे, हाउ टू रीड बुक्स फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव। हाउ टू रीड बुक्स हम बनाएंगे, इस पर एक अलग वीडियो यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम में वो लोड होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी हम आपको इसमें एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि पहले क्या करिएगा कि ये सारी जो भी आप बुक्स पढ़िएगा उसको रिवाइज करिएगा, कोशिश करिएगा। पहले तो आप पूरी बुक्स पढ़ लीजिए, मान के चलिए 2 महीने में टारगेट करके आपने पूरी बुक पढ़ ली। उसके बाद हर महीने उस पूरी कंप्लीट बुक का रिवीजन करिए, क्योंकि ये आप किसी चीज को जब एक बार पढ़ते हैं और तो ये बहुत ही बड़ा चांस होता है कि आपसे जल्दी ही भूल जाए अगर आप उसको रिवाइज ना करें। लेकिन अगर आप किसी चीज को बराबर रिवाइज करते हैं तो आप फुली अवेयर होते हैं उसके हर प्रोविजन से, हर लॉ से, और जो भी एस्पेक्ट होता है इकोनॉमी से लेके इकोनॉमिक ग्रोथ, या किसी कोई भी चीज हुई, आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड हो गई, ये सारी चीजें आपके माइंड में हमेशा बैठी रहती हैं। और साथ ही कोई भी गुड न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू के खासतौर पर एडिटोरियल पार्ट ज्यादा बेस्ट है द हिंदू। और क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर भी कैसे पढ़ना है इस पर भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, हाउ टू रीड के सेक्शन में आपको यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि किस तरह से द हिंदू को हम लोग कवर करें। इस पर भी हम एक वीडियो जल्दी बनाएंगे। तो ये हाउ टू रीड न्यूज़पेपर द हिंदू के लिए हम एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टूल्स हैं, ये एक तरह से इक्विपमेंट है आपको इस जॉब को क्लियर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज थी। अब मैं अगर बता दूं बुक्स के लिए एक छोटा सा ओवरव्यू दूं आपको, तो देखिए जब भी आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए तो पहले कोई भी चीज जो पढ़िए वो पूरी उत्सुकता के साथ पढ़िए। आपके अंदर इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप डेवलप कर पाए आइडियाज को किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, किसी भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके आप अपने माइंड में डेवलप कीजिए। क्योंकि मान लीजिए आप आधा घंटा कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आधा घंटा उस पर सोचने पे भी लगाइए। नहीं आधा घंटा नहीं लगा सकते तो कम से कम 15 मिनट उस पर सोचिए। सोचना बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए, आपको अपना ओपिनियन डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा इसे, और आपको ओपिनियन डेवलप करने में भी मदद लगेगा। तो आप जितना ज्यादा ओपिनियन डेवलप करेंगे उतना ही ज्यादा उस टॉपिक से आप रिलेट करेंगे, और उतना जितना ज्यादा आप जिस टॉपिक से रिलेट करेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग, आपके माइंड में वो अपनी जगह बना के रहेगा, जिससे आप एग्जाम में उसे नहीं भूलेंगे। और अगर मान लीजिए कि आप कुछ नहीं जानते हैं तो अपनी इंक्विजिटिवनेस का प्रयोग कीजिए, अपनी उत्सुकता का प्रयोग कीजिए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को जानिए और क्या इंपैक्ट पड़ सकता है आपके पॉपुलेशन पे या सिविल सोसाइटी पे, क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि आपको ऑफिसर बनना है, अंत में आपको देश संभालना है। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप अपने लोगों को किस तरह से आप उनकी उत्सुकता को समझ सकते हैं, कि उनके बारे में कितना डीपली जान सकते हैं। आप बुक पढ़िए और ओपिनियन अपनी डेवलप कीजिए, ज्यादा सोचिए किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको उस पर काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपका माइंड काफी डेवलप होगा। तो देखिए आप, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा, और साथ ही आपको हमेशा एथिकली डिफेंसिबल आर्गुमेंट देना चाहिए। देखिए एथिकली डिफेंसिबल आर्गुमेंट उस आर्गुमेंट को कहते हैं, ये एथिक्स का पार्ट है। तो देखिए एथिकल डिफेंसिबल आर्गुमेंट उस आर्गुमेंट को कहा जाता है जिसको आप डिफेंड कर पाए। जैसे कि अगर एक टॉपिक को ले रेप, अगर हम ये रेप एक टॉपिक को लेते हैं, बलात्कार, अगर ये टॉपिक को हम लेते हैं तो इससे आप रेप, अगर ये क्वेश्चन अगर कोई नहीं उठा सकता कि रेप गुड है या बैड है, रेप किसी भी किस्म का हो उसे बैड ही माना जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप उसे गुड और बैड दोनों दिखा के एक बैलेंस व्यू, जैसे कि नॉर्मली डेमोक्रेट करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो कहा जाता है अपना बैलेंस अप्रोच रखिए। तो अगर बैलेंस अप्रोच में आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेप जो है, मान लीजिए ब्रूटल रेप जो होता है, जो बहुत भयानक रेप होता है, वो खराब नहीं है, और वो खराब बहुत ज्यादा है, और जो नॉर्मल रेप होता है वो सही है। तो इस तरह के आर्गुमेंट अगर मैं दूं या कोई भी दे तो इसको मैं डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझे ही उल्टा सीधा बोलेंगे।
और उल्टा 2 झापड़ भी मार के जाएंगे अलग से। तो इस तरह का हमें डिफेंसिबल आर्गुमेंट, इसी को कहा जाता है एथिकली डिफेंसिबल आर्गुमेंट, क्योंकि रेप हर हालत में बैड ही है, वो चाहे आपकी शादी के बाद हो किसी भी स्त्री का या शादी के पहले हो। तो ये एथिकली डिफेंसिबल आर्गुमेंट है, आपको हमेशा डिफेंड करने को रेडी रहना है अपने आर्गुमेंट को। और जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो जरूरत है आपके जॉब में, इसे अपने माइंड में हमेशा रखिए। और इसीलिए हमें कहता हूं कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमेशा सोचिए अपनी स्टडी के दौरान। और अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो अगर आप किसी चीज को बहुत सोचते हो, वो आपको बहुत ही टफ लगता है, तब कोई सब्जेक्ट आपको बहुत टफ लगता है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना दीजिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक या एस्पेक्ट्स के ऊपर जिस पर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे उस चीज को ज्यादा से ज्यादा आप प्रिपेयर कर लेंगे। मान लीजिए आपका मैथ वीक है और किसी का आपके फ्रेंड है उसका मैथ सही है, आपका जीएस सही है उसका जीएस खराब है, या फिर आपका हिस्ट्री अच्छा है उसका हिस्ट्री नहीं सही है। तो अगर उसका हिस्ट्री नहीं सही है तो आपके फ्रेंड को हिस्ट्री पे आप अगर 3 घंटा हिस्ट्री पे डेली देते हैं तो उसे 4 घंटे देने चाहिए। अब उसका मैथ अच्छा है और आपका मैथ का तो अगर 1 घंटा मैथ पे दे रहा है तो आपको 2 घंटे देने चाहिए। तो ये रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने ही चाहिए। अगर देखिए एक चीज आपको हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए कि जब भी आप कोई आर्गुमेंट दीजिए और जो भी आप डिसीजन लीजिए वो हर चीज हेल्पफुल होने चाहिए सभी के लिए और सभी लोग उससे हैप्पी। अपने आंसर राइटिंग में इस चीज का स्पेशल ध्यान दीजिए। हालांकि हम इस पर वीडियो बनाएंगे तो हम आपको डिटेल बता देंगे। तो कोई जब भी आप कोई भी अपना आर्गुमेंट दीजिए, अपना किसी भी एक्सपेक्ट अपनी राइटिंग को आप कुछ लिखिए या इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर दीजिए, तो ये हमेशा ध्यान दीजिए कि उससे सब लोग खुश रहें, क्योंकि एक ऑफिसर है आपको सबको लेके चलना है। और अगर आप कुछ ऐसा नया बना सकते हैं जो कि सोसाइटी के लिए काफी बेस्ट हो तो ये आपके लिए थोड़ा सा आपके सिलेक्शन के चांस को बढ़ा देता है। मतलब देखिए, मतलब यहाँ क्रिएट समथिंग मतलब आपको इन्वेंशन नहीं करना है। मतलब मान के चलिए कि आपके अगर कुछ पूछे आपसे, मान लीजिए पूछ दें कि आज के समय में आप क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है जीएसटी को लेके, आप इस पर क्या व्यू देना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए इस पर आपने कुछ अपनी ओपिनियन को डेवलप किया है और आपने 1-2 पॉइंट जो बुकिश है उस बुक से अलग 1-2 पॉइंट को आपने अगर लिखा हुआ है तो उसको अगर आप इंटरव्यू में बताएंगे तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ही बढ़ जाएगा। देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको बताई आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जब भी आप कोई भी बुक्स पढ़िए तो हमेशा उस चीज या उस टॉपिक के पीछे का रीजन, उसका कारण जानने की कोशिश करिए, चाहे वो इतिहास हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, और साथ ही साथ हर प्रोविजन को जानने की भी कोशिश कीजिए जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए देखिए क्या है कि आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए प्रीलिम्स के पेपर्स को सॉल्व करके। जैसे आपने मान लीजिए कि जून से, मान लीजिए आपने 2020 में जून से तैयारी स्टार्ट की है, उसके बाद आप अप्रैल तक लगातार आपने तैयारी की, तो आपने काफी कुछ इसमें रेडी कर लिया है, ये माना जा सकता है। आपने आंसर राइटिंग और सारी चीजों की प्रैक्टिस में कर ली, ऑप्शनल को प्रिपेयर कर लिया, ये माना जा सकता है एक सीरियस एस्पिरेंट से। तो अब अप्रैल के बाद आपको क्या करना है, अप्रैल से आपको स्टार्ट करना है प्रीलिम्स की तैयारी, क्योंकि आपका प्रीलिम्स मान के चलिए जून में होने वाला है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। तो उस केस में आप प्रीलिम्स के लिए शुरुआत अपनी पेपर सॉल्व करने से कीजिए। और कोई नोट्स बनाए हो तो उसको नोट्स भी अगर आप बना सकते हो तो बना लीजिए। नोट्स से बेटर कोई चीज, अपनी नोट्स से बेटर कोई चीज नहीं होती है। और नहीं तो फिर बुक्स भी ठीक है, बुक्स को भी कुछ लोग रिवाइज करते हैं, बुक्स में अंडरलाइन कर लेते हैं, तो ये आपकी सुविधा के ऊपर है। इस पर मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा। तो जो भी बुक है वो आप मतलब पढ़ रहे हैं उसको आप चाहे तो अप्रैल से मतलब जो भी एक्स्ट्रा बुक्स जो है आप छोड़ सकते हैं बुक को, और आप जितना से ज्यादा हो सके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, और बीच बीच में आप चाहते तो हर महीने एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। प्रीलिम्स के मेरा मानना है कि 60 से 80 पेपर मतलब अच्छा होता है, और 60 दिन में कोशिश करिए इसे खत्म करने का। और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं, और क्योंकि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जो भी चीज आप रीड कर रहे हैं जनवरी से मार्च को लेकर, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, और जिससे प्रीलिम्स पेपर की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर पाए। अगर आप अच्छे से मॉक टेस्ट देंगे, ज्यादा पेपर सॉल्व करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा मेंटली, आपका हार्ट माइंड और सोल से, कि आप उस चीज को अच्छे से प्रिपेयर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और इंटरव्यू के लिए आप जो है जब भी इंटरव्यू के लिए मैंने आपको पहले ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना दी है, आप उसका लिंक पाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी इंटरव्यूज। ये यूपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हमने डाल दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा होगा उस वीडियो को तो उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। और कुछ मैं आपको टिप्स देता हूं, कुछ बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं कि जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन डेज में। पहला क्या है कि
उन लोगों के से को ज्यादा मत सुनिए जो आपके रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, रुकावट बनते हैं। देखिए समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने के लिए पैदा हुए होते हैं, उनको कभी मत सुनिए, क्योंकि अगर आप उन्हें सुनने की कोशिश करेंगे और क्योंकि अगर मान के चलिए कि अगर कोई आके आपसे कहा कि यार वो लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था लेकिन अभी तक उसने क्रैक नहीं किया, उसको 10 साल हो गए, तो अगर कोई आपसे ऐसे बोलता है तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अगर वो क्रैक नहीं कर पाया तो आप भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्हें मत सुनिए, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए किसी ने अपना 100% ट्राई किया और वो पर्टिकुलर फील्ड में या यूपीएससी में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी फेल हो जाएं उसमें। तो अपने मोटिवेशन लेवल को हमेशा बना के रखिए और अपने वाई जो कारण होता है कि आखिर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों शुरू की थी, उसको हमेशा दिमाग में रखिए। दूसरी चीज ये है कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को हम अवॉइड करें। देखिए डिस्ट्रैक्शन को हम अवॉइड करना सारे टाइप के डिस्ट्रैक्शन को। डिस्ट्रैक्शन किस तरह, फ्रेंड्स के रूप में होता है, फैमिली के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में, बॉयफ्रेंड के रूप में, सोशल मीडिया, रिलेटिव। देखिए फ्रेंड्स आते हैं, कभी कहते हैं यहाँ चलो चाय सुट्टा पीते हैं, चला जाए, तो कभी घूमने के लिए फालतू इधर उधर, तो उनसे दूर रहिए। फैमिली में जो है, जो आपके बहुत ही डेडिकेटेड फ्रेंड हो, जो आपके ग्रुप में इन्वॉल्व होते हो, सिर्फ उन्हीं से दोस्ती रखिए। फैमिली गैदरिंग से दूर रहिए, गर्लफ्रेंड मत बनाइए, बॉयफ्रेंड मत बनाइए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, जितने रिलेटिव्स हैं, शादी ब्याह, उन सारी चीजों से दूर रहिए, रिलेटिव से भी दूर, सबको आप अवॉइड करिए। यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सोशल इंडिया से अपने बाहर निकलिए या आप सोशल पर्सन नहीं है। देखिए ये सारे पीपल जो मैंने आपको बताई है आपके सपोर्ट बेस भी हो सकते हैं, आपको जो ही नहीं कि आपको इन्हें छोड़ना हो, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप हर एक के साथ टाइम स्पेंड करेंगे हर दिन, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचेगा कि आप बुक्स पढ़ पाएं। और आपको अच्छे से पता है कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बुक्स पे हमारा अटेंशन देना कितना जरूरी है। और कोई भी बुक हो, बुक की रीडिंग हमेशा टाइम लेती है, ये आपका समय लेगी। तो इसीलिए आपको बस जरूरत है कि इन सारी चीजों को मैनेज करिए और अपने टाइम को बचा के पूरी तरीके से फोकस रहिए। तीसरी टिप जो मैं देना चाहूंगा कि आप बैड हैबिट्स जो है उनको अवॉइड कीजिए। अगर आप ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते हो तो उसे तुरंत स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि अब आप ऑफिसर बनने वाले हैं और आपको एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए। आपको बिहेव लाइक ऑफिसर वाले एक एटीट्यूड आपको डेवलप करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एक लिमिट को डिसाइड कर लीजिए कि मैं दिन भर में सिर्फ 2 सिगरेट पीऊंगा। इस हिसाब से अपने आप रखिए और उस लिमिट को कभी क्रॉस मत करिए। और लिमिट भी बहुत ज्यादा मत रखिए कि मैं दिन भर में 10 सिगरेट पीऊंगा, ऐसी लिमिट को मत रखिए। अब देखिए अगर कोई आपके रास्ते में आ जाता है और आपसे कहता है कि ये कोई काम नहीं करने के लिए, तो आप उससे, मान लीजिए आपके माता पिता आते हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं और उन्हें मना करते हैं और वो लोग आपसे कहते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, तो आपको ये नहीं है कि आप उनको स्टॉप करके आप कहेंगे कि नहीं ये आपकी चॉइस है, आपको जो मन करेगा आप वही करेंगे। ये नहीं बोलना है आपको। ये अक्सर लड़के बोल देते हैं इट्स माय चॉइस, इट्स योर चॉइस। ये आजकल एक फैशन सा बन गया है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि देखिए अब आप ऑफिसर बनने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी आपके ऑफिसर बनने की सबसे ज्यादा है अगर आप डेडिकेटेडली डिसिप्लिन के साथ तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप नहीं तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनेगा, आप ही हैं। अगर आप नहीं बन सकते एडमिनिस्ट्रेटर तो ये मन मान के चाहिए कि दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा। अगर आप नहीं तो कोई नहीं बनेगा। ऐसा एक एटीट्यूड डेवलप करके चलिए जिससे आपका मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा और हार्ड वर्क की हैबिट भी आपकी लगातार बनी रहेगी। तो अपने काम को आप सोचिए खुद, आप क्यों वेस्ट करेंगे इन तरह की एविल थिंग्स में, इस तरह की बेकार चीजों में, सिगरेट शराब जैसी चीजों में क्यों आप अपने टाइम को वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही जरूरी, क्योंकि ये आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए इसको अभी ही छोड़ दीजिए। साथ ही मैं एक बात और है कि आपको चौथा जो मेरा टिप्स है वो ये है कि आप सोशल पर्सन बनिए। देखिए सोशल पर्सन वो होता है जो लोगों के बारे में सोचता है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में, तो उसे करने से कभी पीछे मत रखिए। आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं दूर क्यों जाऊं। 2020 में मैं 25 साल का हो गया, मैं 25 इयर्स का हो गया। लेकिन और मैं भी इस समय प्रेजेंट में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। मैं भी यूपीएससी का एक डेडिकेटेड तैयारी करने वाला एस्पिरेंट्स हूं और आपको भी समय समय पर जब भी मौका मिलता है गाइड अपने वीडियोस के माध्यम से करता रहता हूं। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता रहा, बराबर मैं आपके लिए लेके आने की कोशिश करता हूं, आपको गाइड करने की, जो मैं सीखता हूं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे हो सकता है आप में से 10 में से किसी एक को भी, अगर 10 में से किसी एक को भी फायदा हो जाए मेरे इस एफर्ट का, तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको कोई चीज चाहिए और मेरे पास वो चीज ऑलरेडी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे उसको आपके साथ शेयर करने के लिए। इसलिए मैं अपनी नॉलेज को भी समय समय पे आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा एफर्ट है जो कि शायद आपकी थोड़ी बहुत मदद तो आपको प्रिपरेशन में कर ही देता होगा, अगर आप कंटिन्यूअसली मेरे वीडियो देखते होते होंगे। क्योंकि मैं महाराणा प्रताप और तमाम वीडियोस मोटिवेशनल स्टेट्स के बारे में भी, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आपने उसे भी जरूर देखा, नहीं देखा हो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं, और अगर आप
मेरा वीडियो देख के आप मुझे अंतर से थैंक यू बोल देते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मुझसे लगेगा कि मेरा एक ये पहल जो था, मेरी जो मेहनत थी वो सार्थक हो गई। तो अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं सोशल पर्सन बनिए। और इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब कोई मुझे थैंक यू बोलेगा तो मुझे लगेगा कि मैं एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूं, और ये मान लीजिएगा कि इतना मेरे लिए काफी है। अगर मैं कुछ जानता हूं, मान लीजिए आपसे ज्यादा मैं नहीं जान रहा हूं प्रिपरेशन के पार्ट में, हो सकता है आप मुझसे ज्यादा जानते हो क्या सकता है, मैक्सिमम लोग मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे, मैं ये मान के चलता हूं। तो अगर एग्जाम को प्रिपरेशन से रिलेटेड आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो मैं भी एक बात बताता, तो मैं स्टूडेंट्स के पेन को अच्छी तरीके से समझता हूं, जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, अपने हार्ट माइंड और सोल तीनों को लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो जॉब में सिलेक्शन नहीं पा पाते हैं, और वो हमेशा रिजेक्शन फेस करते हैं। और रिजेक्शन फेस करना बहुत ही करेज का काम है, ये इजी काम नहीं है। तो अगर आप रिजेक्ट भी हो जा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपकी जिंदगी जो है खत्म हो गई, आपके अटेम्प्ट्स अगर आपको 6 अटेम्प्ट मिल रहे हैं और 6 अटेम्प्ट आपके कब खत्म हो चुके, तो इसका मतलब ये मन मान के चलिए कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। बहुत चीजें करने के लिए आपने पर्टिकुलर मेहनत जो है वो पूरी तरह डेडिकेशन के साथ किया, बस यही इंपॉर्टेंट है। अंत में यही एक चीज है, यही एक धरोहर है जो आपके पास है। देखिए ऐसा होता है लोगों के साथ, क्योंकि मान लीजिए कि जो पीपल सेलेक्ट हो जाते हैं उसमें अक्सर देखा गया है कि वो डेड हो जाते हैं, वो लोगों की मदद नहीं करते, वो ऑनलाइन भी नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे सब लोग, मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बहुत ऑफिसर्स हैं जो आज भी लोगों को गाइड करते हैं। अगर आप जाएंगे उनको मैसेज करेंगे तो मैक्सिमम 90% ऑफिसर ऐसे जो मदद करते हैं, लेकिन कुछ 10% ऐसी भी संख्या है और कि जो हमें काफी अट्रैक्टिव लगती है कि ये लोग हैं, लेकिन वो हमारे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे लोग भी हैं। तो इसीलिए अगर हमें मौका मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है, तो क्यों नहीं अपने नॉलेज को हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए अगर मेरे पास कुछ है और मैं उससे सोसाइटी को दे सकता हूं तो ये होता हूं, तो यही क्वालिटी होती है एक सोशल पर्सन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर मेरे पास कुछ है और मैं उसे शेयर कर सकता हूं। क्योंकि देखिए मेरा मतलब है, मेरा मानना है तरक्की लोग कहते हैं तरक्की क्या होती है। अगर तरक्की की डेफिनेशन मैं दूं तो तरक्की का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना। तो यहाँ पे सबको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। तो आप जितना सोशल पर्सन रहेंगे, आप उतना ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, उतना ज्यादा लोगों से कनेक्ट करेंगे और उनके प्रॉब्लम को भी पूछेंगे उनसे कि वो कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये आपको आपके एग्जामिनेशन के आपके आंसर राइटिंग में भी आपको काफी हेल्प करेगा। और ये जो आपका जो आंसर राइटिंग में आपको जो अपना आप जो है इससे उनसे बात करके उतना उससे जितनी बुक से आप मटेरियल नहीं इकट्ठा करेंगे, उससे ज्यादा आप लोगों से खाली बात करेंगे, समस्याओं को सुन के अपने अगल बगल में जाए, किसी को नाले की समस्या है, किसी को कोई समस्या, उसको आप लिख सकते हैं, उसकी स्टोरी को, कंप्लीट स्टोरी को लिख सकते हैं। ये आपके सोशलिस्ट के पार्ट में आप उसको अच्छी तरीके से ऐड कर सकते हैं और ये आपके आंसर की क्वालिटीज को काफी बढ़ा देगा। और यही जरूरी है एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए, बुक्स को पढ़ने के अलावा सिर्फ बुक्स करना, बुकिश हो जाना ही इस एग्जाम का पर्पस नहीं होता है। यही एक ऐसा एग्जाम है जो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक एग्जाम है और आपको पूरी तरीके से सोशल रहना बहुत ही जरूरी है। साथ ही आपको खुश रहना भी बहुत जरूरी है। देखिए हमेशा खुश रहिए जो भी आप काम कर रहे हैं। अगर कोई आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसे ट्रिक करिए और उसे बोध बता दीजिए कि आप उससे ज्यादा स्मार्ट हैं, अपने वर्ड से और अपने वर्क दोनों से, अपने शब्दों से भी, अपने कर्मों से भी। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप पूरी तरीके से हैप्पी होंगे, खुश होंगे। मान लीजिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप खुद ही डिमोटिवेट हैं और कोई आके आपको उल्टा सीधा बोल देता है उसमें कि आप क्या प्रिपरेशन करें इतने साल से, किसी का नहीं निकलता, कोई 10 साल से प्रिपरेशन करा उसका क्लियर नहीं हुआ, किसी का 9 अटेम्प्ट लग गया, आपके फादर के पास पैसे भी नहीं है। अगर ऐसी बातें कोई करता है, लेकिन अगर आप अपने प्रिपरेशन से खुश और आपको लगता है कि आप सही रास्ते पे तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसको ऐसा करारा जवाब देंगे कि दोबारा वो पर्सन आपके रास्ते में नहीं आएगा। इसीलिए खुश रहना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही हमेशा आप उत्सुक रहिए, हमेशा अपने इंक्विजिटिवनेस को बनाए रखिए, हमेशा हैप्पी बिहेव करिए, क्योंकि आप वो पर्सन है जिनको लोगों के साथ आने वाले दिनों में काम करना। अब आप खुद से सोच के देखिए कि जब तक आप खुद से नहीं सेटिस्फाई होंगे अपना काम करके, तब तक आप कैसे दूसरों को अपने काम सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। अनलेस यू आर नॉट सेटिस्फाइड बाय डूइंग योर ओन वर्क, हाउ कुड दे गेट सेटिस्फेक्शन टू गेटिंग वर्क डन बाय यू। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे अपने काम को करने में, तब तक अगला भी आपके किए गए काम से सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। तो इसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि देखिए जैसा जैसा लीड कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर नहीं करेगा। देखिए जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा फॉलोअर नहीं करेगा, पर जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए सेटिस्फेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं तो कोई नहीं बनेगा एडमिनिस्ट्रेटर कल को। इस एटीट्यूड को बना के रखिए, क्योंकि आप सभी के पास वो कैपेबिलिटी है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अपनी मेहनत के दम पे। आपको बस जरूरत है खुश रहने की, फोकस रहने की, और मैंने जो टिप्स और टूल्स बताए हैं उनको फॉलो करने की। फ्रेंड्स
ये सारी चीज थी जो मुझे लगा था कि आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। और अगर कोई और भी चीजें हैं जो आप चाहते हैं मुझसे डिस्कस करना इसी यूपीएससी से टॉपिक से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, उसका भी आप समाधान चाहते हैं, तो आप हमें पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे, या एफबी पे भी आप हमसे मैसेज करके एक स्मूथ कन्वर्सेशन करके हमारे, अगर आप पब्लिकली इस चीज को नहीं पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं आप हमसे। हम हर कमेंट और हर सेक्शन का जवाब हम आपको जरूर देंगे। और नहीं और अदरवाइज मुझे तो लगता है कि मैंने जो भी चीज मेरे पास थी वो मैंने आपको दे दिया है ऑलरेडी, और ये आपको काफी हेल्प करेगा। अब आगे हम लोग आने वाले कई वीडियोस को ले आएंगे, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ना है, और ये न्यूज़पेपर का कौन सा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ने का सही तरीका क्या है, नोट्स किस तरह से बनाते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ किस तरह से हम आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अच्छे आंसर्स को लिख सकते हैं, और अच्छे आंसर्स को, और अच्छे आंसर लिखने के तरीके क्या होते हैं, अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट गुड ऐसे, ये सारे क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है, मेनी मोर यहाँ मैंने लिख दिया है, और भी क्वेश्चन है जो समय समय प्रिपरेशन गाइडेंस प्रोग्राम में हम आपको गाइड करते रहेंगे। सारे आंसर जो हैं वो हमारी अपकमिंग वीडियो में आपको मिलेंगे, और भी आंसर आपको मिलेंगे। और कोई क्वेश्चन अगर आप पूछते रहेंगे वक्त के साथ कमेंट बॉक्स में, तो हम उसका भी आंसर पे वीडियो अगर बनाने लायक रहेगा तो जरूर बनाएंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन को भी जरूर हिट कीजिएगा, जिससे कि आप एक बेटर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर पाए खुद को भी, और इस अपने फैमिली को भी आप वो स्टेटस दे पाए जो कि आप शुरू से ही हमेशा से ही देना चाहते थे, और जिसके वो हकदार भी हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की सब्सक्रिप्शन से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही साथ आपको भी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आती रहती है। साथ ही यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस और प्लेलिस्ट सिस्टम जाकर देख सकते हैं हम किस तरह की वीडियोस हमारी आती हैं। और ये सारा हमारा नंबर है, अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो तो इस नंबर पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं आप। और रिच गाइड पे जाके आप फेसबुक पे देख सकते हैं किस तरह के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, शर्ट पैंट टी शर्ट जींस कुछ भी। अगर आप इस नंबर पे भी जाके बोलते हैं तो हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कपड़ा दिखा देंगे, और या जूते दिखा देंगे, आप उसको खरीद सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं, और 9 डेज के अंदर अंदर प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंच जाएगा, आपसे मांगा जाएगा। वहां पे डिटेल आपका, वहां डिटेल दीजिए, और अपने और जो है अपने और प्रोडक्ट को अपने घर, और एक बेटर प्रोडक्ट को ले आइए। और इजी रिटर्न पॉलिसी है, विद इन 2 डेज रिटर्न पॉलिसी है, 2 दिनों के अंदर अंदर हम प्रोडक्ट को रिटर्न भी होता है तो उसको ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारा था हमारी वीडियो में, हमें लगा अपनी तरफ से हमने आपको पूरी तरीके से गाइड किया है। अगर फिर भी कोई कमी लगता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।